Today I am going to teach some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक्स लॉ देखेंगे. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये लॉज क्या कहता है कि हम केमिकल्स को कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. तो ये किस तरीके से कंबाइन होते हैं और इसके कॉम्बिनेशन में क्या क्या लॉ लगते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये लॉ 5 लॉ को फॉलो करता है. इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें आइडिया देता है एनालाइजिंग का रिलेटेड टू कंपाउंड बाय मास का. इस 5 लॉज में से फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ एंटोनर लेवॉइजर ने दिया था 1789 में. ये लॉ क्या कहता है? स्टेट दैट नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ अकर इन केमिकल रिएक्शन इन अ क्लोज्ड कंटेनर रिमेन कंजर्व. क्लोज कंटेनर, जो भी हम कंटेनर में रिएक्शन कराएंगे वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए या सील्ड होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट होगा जिसको हम रिएक्ट कराएंगे. ये सील्ड होने की वजह से कोई एंटर नहीं करेगा रिएक्शन होने के टाइम और ना ही कोई इसमें से चीजें निकलेगी. यानी कि ना कोई सब्सटेंस एंटर होना चाहिए इस वेसल्स में और ना ही कोई सब्सटेंस निकलना चाहिए. वो तभी ये अपने मास को कंजर्व कर सकता है. इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक हमने वाटर फॉर्म किया, H2 plus O2 gives H2O. Need to balance chemical reaction. So H2 2 2 it's 2 and it's 2. It's balanced. 2 stoichiometry, 2 hydrogen, mass 1 plus 2 oxygen, mass 16. 2 और वाटर का पूरे का मास कितना होता है? 18. So it's 4 plus 32. 36. 36. So दोनों साइड रिएक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट अगर दोनों इक्वल है तो हमने अपने लॉ को फॉलो कर लिया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि हमने मास को कंजर्व किया, ना ही हमने क्रिएट किया ना ही हमने डिस्ट्रॉय किया. हमने इसे क्या किया? कंजर्व कर लिया. क्योंकि हमारा कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए. क्योंकि ना ही इसमें से कोई चीज एंटर कर रही है और ना ही कोई चीज इसमें से निकल रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट 9.2 ग्राम है. उसको हमें मिक्स करना है एसिटिक एसिड 30 ग्राम के साथ. व्हाट गिव्स CO2, वाटर एंड सोडियम एसिटेट. तो यहाँ पे जो CO2 है वो 5.8 ग्राम हमें पता है, लेकिन जो लेफ्ट रेसिडुअल मास है ये हमें नहीं पता. तो हमें लेफ्ट रेसिडुअल मास निकालना है कि कितना मास और चीज का बना है. तो अगर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं तो रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास इक्वल होते हैं. तो रेसिडुअल के मार्क्स को हम क्या लेट कर सकते हैं? एक्स लेट कर सकते हैं. और रिएक्टेंट का मास सम करते हैं तो सम करने पे इनका मास कितना आता है? 30 प्लस 19 दैट 9.2, 39.2 ग्राम. और प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा? 5.8 ग्राम प्लस एक्स. दोनों को आप इक्वल कर सकते हो. तो अब यहाँ पर हमें एक्स फाइंड करना है, रेसिडुअल लेफ्ट मास. तो 5.8 माइनस हो जाएंगे 39.2 ग्राम माइनस 5.8 ग्राम इज इक्वल टू एक्स. so what's the answer? 33.4 ग्राम. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये लॉ जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था 1797 में. ये लॉ क्या बोलता है? स्टेट दैट in a given chemical compound the elements are always combined in the same proportion of its constituent biomass. ठीक है, इसमें जो भी आप केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड क्या होता है? 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. तो जो भी एलिमेंट फॉर्म करेंगे यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूज होगा कंपाउंड बनाने में, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है? सेम होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है.
बाई मास, इंपॉर्टेंट है बाई मास, वो बाई मास प्रोपोर्शन सेम होता है, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है और डेफिनेट, क्योंकि इनके प्रोपोर्शन जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं बाई मास। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, अ प्योर सैंपल ऑफ सोडियम फ्लोराइड, सैंपल हमारे पास क्या है, सोडियम फ्लोराइड NaF कंटेन 35 ग्राम सोडियम, इसमें हमारे पास सोडियम कितना है, Na सैंपल में 35 ग्राम है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ फ्लोराइड आर प्रेजेंट इन द सैंपल, इसमें फ्लोराइड कितना, फ्लोरीन कितना है सैंपल में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें ये पता है कि NaF एक कंपाउंड है जो इसके पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक सोडियम और एक फ्लोरीन। तो सोडियम और फ्लोरीन जब बना होगा तो इनका मास बाई रेशियो कितना होगा, वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी डेफिनेट होता है। उसी की हेल्प से हम फ्लोरीन का एक्स मास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन निकाल लेती हूँ NF का। तो Na का जो मास होता है वो बाई मास बोला है, तो हमें मास लेना है 23, और F फ्लोरीन का मास हमें पता है कि ये 19 ग्राम होता है, राइट। इसका मास दोनों के रेशियो मीन सेम होंगे, मतलब Na बाय F अगर आप कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा 23/9। ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, आप कितना भी सोडियम ले लो इसी रेशियो में आपको फ्लोरीन लेना है, आप कितना भी फ्लोरीन ले लो इसी रेशियो में आपको सोडियम लेना है और NaF बनाना है। तो अभी हमारा जो सोडियम है वो 35 है, तो इस रेशियो के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा F कितना होगा, फ्लोरीन कितना होगा, रेशियो आपको यही फॉलो करनी है, रेशियो चेंज नहीं होगी। तो मैं इस रेशियो को और इस रेशियो को इक्वल कर सकती हूँ, क्योंकि रेशियो हमारा क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है। तो ये हो जाएगा 35/x इज इक्वल टू 23/19, ये 19 है। अब क्रॉस करके x फाइंड कर सकते हैं, तो 35 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 23, तो जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी मतलब वो प्रोपोर्शन होगा किसका, फ्लोरीन का। x को फाइंड कर लेंगे, वो प्रोपोर्शन क्या होगा, फ्लोरीन का। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कुछ 28.9 आता है। तो हमें पूछा है कितना ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 28.9 ग्राम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसका प्रोपोर्शन मींस आप अगर इनको डिवाइड करते हो, इन दोनों को रेशियो निकालते हो और इन दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो सेम होगा, क्योंकि इनमें अमाउंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कितना भी सोडियम ले सकते हो, कितना भी फ्लोरीन मिक्स कर सकते हो, बट जो आपका रेशियो होगा वो इनके मास का रेशियो ही होना चाहिए, ये रेशियो चेंज नहीं होगा, यही ये लॉ कहता है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ डाल्टन ने दिया था 1804 में। ये लॉ क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक एलिमेंट ही मतलब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, सेम टाइप के दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके क्या होंगे, डिफरेंट मासेस होंगे। one element that combine with the same mass, other are in the ratio of a small whole number। मतलब दो एलिमेंट आपने यूज किए तो एक के मास तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन दूसरे के जो मास, दूसरे के जो एलिमेंट के मास हो सकते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों न्यू कंपाउंड, दोनों न्यू कंपाउंड का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर होता है। तो एक बार हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। इसने बोला टू एलिमेंट, तो टू एलिमेंट हमने जो लिया है वो एक कार्बन लिया है और एक ऑक्सीजन लिया है। दो एलिमेंट बोला है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। पहले स्टेटमेंट, व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो एक ने CO बनाया और दो कंपाउंड बन गए ना, सेम दो टाइप के एलिमेंट ने सेम टू डिफरेंट कंपाउंड बनाया है। तो एक कंपाउंड क्या है CO और दूसरा कंपाउंड क्या है CO2, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब इनमें क्या है कि एक का मास तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कार्बन का मास नहीं चेंज हो रहा है, बस दूसरे का मास जो हो रहा है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। लाइक ऑक्सीजन यहाँ पर हाफ हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर इसका जो भी मास है वो यूज कर रहे हैं हम। लेकिन इन दोनों का जो रेशियो होगा बनने के बाद, जो भी इनके रेशियो, पहले CO का रेशियो और CO2 का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होल नंबर होना चाहिए। अब कैसे होल नंबर होना चाहिए वो चेक करते हैं।
यहाँ पर हमने कार्बन 12 ग्राम यूज किया, ठीक है, पर ऑक्सीजन हमने यहाँ पे कितना किया है, 16 ग्राम फर्स्ट केस में। यहाँ पर सेकेंड केस में क्या है, कार्बन तो 12 ग्राम ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, क्योंकि O2 है, यहाँ पर O2 है बट ये हाफ भी है, इसीलिए यहाँ पे 16 ग्राम बैलेंस के लिए। इसका हमें क्या देखना है, स्टोइकोमेट्री देखना है, तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्री डिवाइड कर रहा है इसको, इसलिए 16 हो गया, यहाँ पर स्टोइकोमेट्री 1 है इसलिए 32। O2 का 32 होता है डिवाइडेड बाई 2 ड्यू टू द स्टोइकोमेट्रिक, राइट। अब इनका रेशियो निकालते, सीओ में कार्बन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो मतलब ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कार्बन, 16 डिवाइडेड बाय 12 क्या मिल जाएगा हमारे को, 1.33। ओके, ये सीओ का रेशियो, जो इनका रेशियो बाई मास है। इस CO2 का निकालते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है हमारे पास, 32 है, और कार्बन कितना है, 12। अब O बाय C क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 12, और इसका रेशियो नियर अबाउट 2.67। तो ये CO का है और ये CO2 का है। अब इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, यही मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। तो CO2 डिवाइडेड बाय CO2 का रेशियो कितना है, 2.67, और CO का कितना है, 1.33। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये होल नंबर आ गया, ये होल नंबर। सो लॉ क्या कहते हैं, टू एलिमेंट व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन मोर देन one compound that different masses of one element that combined with the same masses of it। तो एक के सेम मास और एक के डिफरेंट masses हो गए combined with the same mass and other element in the ratio that small whole number, और इनका जो भी रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ और एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर का मास कितना होता है, 32, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। यहाँ पर सल्फर तो सेम रहेगा क्योंकि एक एलिमेंट सेम होते, दूसरे एलिमेंट डिफरेंट होते, तो यहाँ पर ये 3/2 है, तो 32 इंटू 3/2, 32 O2 के लिए कितना होगा, 32, और स्टोइकोमेट्री कितना है, 3/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये 72 ग्राम। अब इनका रेशियो निकालते हैं, पहले इसका रेशियो निकाल देंगे अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर का, तो SO2 के केस में 32 डिवाइडेड बाय 32 इज 1, और SO3 के केस में अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 32 व्हाट्स का इज नियर अबाउट 2.25। अब रेशियो किसका निकलेगा, SO3 और SO2 का रेशियो निकालते हैं, तो SO3 कितना है, 2.25, और SO2 कितना है, 1। तो इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.4 आएगा। तो हमारा जो रेशियो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर इसका जो रेशियो आएगा 2/5, ये होल नंबर, तो इसको हम 2:5 रेशियो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लॉ, गे लॉसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये J.L. गे लूसिक्स ने किया है 1778 टू 1850 में। ये इसका स्टेट क्या बोलता है, स्टेट दैट व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस आर स्मॉल होल नंबर। यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे को वॉल्यूम वर्ड यूज किया हुआ है और प्रेशर वर्ड यूज किया है। तो ये जो लॉ है ये बहुत सिमिलर है डेफिनेट प्रोपोर्शन का, लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम वहां पर मास की बात करते थे और इस लॉ में हमें वॉल्यूम की बात करनी है। प्रेशर आ गया, तो प्रेशर किसके लिए काम करता है, यहाँ पर गैस के लिए काम करता है। तो जितनी भी चीजें हम पहले मास में कैलकुलेट करते थे अब उसको हम वॉल्यूम मिलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले एक रिलेशन देख ले कि यहाँ पर रिलेशन क्या है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो प्रेशर क्या होता है, इनका रिलेशन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो टी किसके डायरेक्टली होता है, पी के प्रोपोर्शन होता है। तो टी अपॉन पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इनका ये डायरेक्टली, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये इनका एक रिलेशन होता है। और टी बाई पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या पी बाई टी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू टी, सो पी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिफरेंट अगर प्रेशर और टेम्परेचर है, मतलब कि एक टेम्परेचर, पहले प्रेशर P1 दिया, फिर हमने टेम्परेचर T1 प्रोवाइड किया, देन प्रेशर सेकेंडली हमने P2 किया, एंड देन T2। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक एग्जांपल देखते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ रिजिड कंटेनर इज 125 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 300 है। At will be the new pressure if temperature increases 900। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो प्रेशर, न्यू प्रेशर क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे प्रेशर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू टेम्परेचर। तो अभी हमारा एक रिलेशन क्या था, T1 P1 इज इक्वल टू T2 P2, ये लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर कितना, यहाँ पर पहले टेम्परेचर आपने कितना दिया है, 300। पहले हमारा जब 300 टेम्परेचर था तो प्रेशर कितना था, 125 किलो पास्कल। तो प्रेशर कितना था, P1 इज 125। टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया हमने, 900 केल्विन इंक्रीज कर दिया। तो न्यू प्रेशर क्या होगा, सो P2 क्या होगा, तो हमें P2 मेनली निकालना है। क्रॉस करते हैं, तो 125 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 300, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, P2 निकल जाएगा। सो P2 क्या होगा, 125 इंटू 3 इज 375 किलो पास्कल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ अ गैस डिक्रीजेस फ्रॉम, यानी कि पहले अभी प्रेशर हमारे पास कितना था, 109.3 किलो पास्कल, और ये प्रेशर इतने टेम्परेचर पे 80 डिग्री सेल्सियस पर था, और वो डिक्रीज होने के बाद प्रेशर कितना होगा, 95 किलो पास्कल। और अब टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। रिलेशन क्या पड़ा है, T1 P1 T2 P2। तो T1 हमारे पास कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो 80 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 353 केल्विन। तो T1 हमारे पास आ गया, ये दिस इज द T1 353। और इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना था, 109.3 इज इक्वल टू T2 हमें नहीं पता, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 95 किलो पास्कल। क्रॉस मल्टीप्लाई, कैलकुलेट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई 353 इंटू 95, 109.3 डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा, 306 केल्विन। नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। अमीडियो एवोगैड्रो इस लॉ को दिया है, और ये ड्यूरेशन 1776 1856। ये लॉ क्या कहता है, स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स की वॉल्यूम जो है वो, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, नंबर ऑफ मोल्स। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V और N का, अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों डायरेक्टली, तो V बाई N क्या हो जाएगा, V बाई N कांस्टेंट।
V बाई एन कांस्टेंट, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो V1 कोई भी अगर पहला वॉल्यूम है और उसमें कुछ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हो, तो वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो उसके मोल्स का भी रेशियो इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से V3N3 रिलेशन बढ़ सकता है इक्वल टू VN इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2.4 mole of gas occupy a volume 60 liter at a certain temperature. What volume will 3.7 mole of gas occupy? 2.4 मोल्स के लिए इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 3.4 मोल ऑफ गैस के लिए कितना वॉल्यूम होगा? तो अभी आपने एक लॉ पढ़ा है एवोगैड्रो लॉ, और इसका रिलेशन पढ़ा है V1N1 V2 डिवाइडेड बाय N2। तो V1 कितना है 60, N1 कितना है 2.4, V2 नहीं मालूम और N2 3.7। क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड कैलकुलेट द आंसर। तो V2 कितना हो जाएगा 60 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाय 2.4। तो V आप कैलकुलेट करो 92.5 लीटर V2 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 10 moles of CO2 gas has a volume of 245 liter at 25 degree and 1 atm pressure. If 5 moles of CO2 is removed, अगर हम इसमें से 5 moles रिमूव कर देते हैं तो उस सेम टेम्परेचर प्रेशर जो भी आपने पहले की 10 मोल्स के लिए टेम्परेचर और प्रेशर रखा था, उसी पर ही हमने 5 मोल्स को रिमूव कर दिया CO2 गैस को। तो अब वॉल्यूम क्या होगा? What volume will a gas now occupy? तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है V1N1 is equal to V2N2। तो पहले कितना था वॉल्यूम 245 और N1 is 10, V2 नहीं पता, N2 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड V2 कैलकुलेट करें, ये नियर अबाउट 122.5 लीटर कैलकुलेट कर लो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड सून।